Good morning, all of you. We are going to start the first session of the pre-selection training. हम लोग के बीच में अशोक सर भी आ चुके हैं। अशोक सर भी जुड़ चुके हैं। वो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। 2-4 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं। अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं। 12:03 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। सर आज आप लोग को फिनांस के बारे में बताएंगे। आपको टॉपिक फिनांस है। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो होगा उनका 2 क्लास है, आज है और मंडे को भी है। तो जो आज हो जाएगा, उसके बाद मंडे को भेज देंगे। उनका कुछ जो पोर्शन है ऐसे तो एसओपी को पकड़ के डील करेंगे, तो एसओपी आपको भेज ही दिया गया है। बाकी सारी चीजें आपको बताएंगे वो। तो 2 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को। हाँ, म्यूट कर दिए सर। आवाज मिल रही है? हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज मिल रही है? हाँ सर, मिल रही है। हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके। सर कैमरा थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, चेहरा नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक सर, कर रहा हूँ। हाँ, दिख रही है? यस सर, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक है, ओके। हाँ महेश जी, हेलो, देखो म्यूट कर दें। म्यूट अनम्यूट करें ना? हो गया समझा? आ गया ना? ठीक है सर। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है हमारे प्री-सिलेक्शन ट्रेनिंग में। स्टार्ट किया जाए सर, कंटिन्यू। तो आज जो चैप्टर है आप लोग का फाइनेंस का चैप्टर है, ठीक है? हेलो, तो फाइनेंस आवाज आ रही है, थोड़ी कम आ रही है सर, थोड़ा उसको वॉल्यूम बढ़ा लिया जाए, थोड़ा सा और सामने कर लिया जाए तो आवाज अच्छी आएगी। आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा सा कम आ रहा था। बढ़ा दो। ठीक है, लैपटॉप को और सामने कर लिया है। ठीक है, मिल रही है आवाज? ठीक, हाँ चलिए, ठीक है। हाँ, तो फाइनेंस जो है बहुत ही वाइटल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फाइनेंस जो है कि आपका कहने का मतलब कि रेलवे रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स भी एग्जीक्यूटिव होता है। और एग्जीक्यूटिव जो भी वर्क कोई भी काम अगर करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है कि फाइनेंस कंकरेंस चाहिए। तो इसका उल्लेख जो है कि मॉडल एसओपी 2018, जो कि आप लोग देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं? एमएसओपी स्क्रीन पर हमने अभी डाला भी है, दिख रहा है एमएसओपी 2018। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो इसमें जो है कि रेलवे बोर्ड जो है कि अपनी पावर जो है, रेलवे बोर्ड को जो पावर मिली हुई थी, वो जो है कि पावर जो है कि डेलीगेट कर दिए जोन को। जोन में जो है कि सबसे माने जीएम ओवरऑल सबसे माने ये होते हैं, जोन के माने बॉस होते हैं। तो उनको पावर जो है कि रेलवे बोर्ड ने डेलीगेट कर दिया। और जीएम साहब ने अपना पावर जो है कि अपने से नीचे अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मॉडल एसओपी में जो है कि वही सारी चीजें जो है कि आपको इसको पावर दिया गया है, और कौन जो है कि इसको सैंक्शन कर सकता है, कितने अमाउंट तक तो पीएचओटी को पावर है, कितने तक ऐसे सीएचओटी को है, एचओटी को है, जेएसजी को है,
सीनियर स्केल अधिकारी को कितना है, जूनियर स्केल अधिकारी को कितना है, ये सारी चीजें जो है कि आपको मॉडल एसओपी 2018 में मिल जाएंगी। ठीक, मॉडल एसओपी में जो है कि आपको जो है कि आपको देखने के लिए जो है कि मैं बताता हूँ किस तरह से आप देखेंगे। तो मॉडल एसओपी का पहला पेज आप 2-3 पेज खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगा मॉडल पार्ट ए। तो पार्ट ए जो है, हेलो हेलो हेलो, पार्ट ए जो है रिलेटेड है हमारा वर्क मैटर से। ठीक है, पार्ट बी जो है मेडिकल मैटर से संबंधित है। पार्ट सी जो है कि मिसलेनियस मैटर। पार्ट डी जो है कि स्टोर मैटर से संबंधित है। पार्ट ई जो है कॉमर्शियल मैटर से संबंधित है। एफ जो है कि इस्टेब्लिशमेंट मैटर से संबंधित है। और जी जो है कि सिक्योरिटी मैटर से संबंधित है। तो एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी काम वर्क मैंने कोई भी काम कराना चाहते हैं, वर्क्स मैटर का उल्लेख है और उसमें आप देखेंगे वर्क्स मैटर में इंडेक्स बना हुआ है। आप इसमें और जो है इसका मैंने आगे पेज खोलिएगा तो उसमें देखिएगा कि इंडेक्स बना हुआ है और उसमें तो कौन सा वर्क का नाम दिया हुआ है कि कोई भी नया वर्क आपको दिखाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव द्वारा जो भी कोई प्रपोजल बनाया जाता है तो वो मॉडल एसओपी में आपको लिखा हुआ है कि किस चीज में आपको फाइनेंस कंकरेंस की जरूरत पड़ेगी और किस वक्त के लिए जो है कि फाइनेंस कंकरेंस की आवश्यकता नहीं है। तो इंस्टीट्यूट द्वारा जो है एक प्रपोजल बनाया जाता है और उस पर अपने पीएचओडी अधिकारी से जो है कि उसको अप्रूवल ले करके उसको जो है कि अकाउंट्स में भेजा जाता है। अकाउंट्स जो है कि उस प्रपोजल को जो है कि स्क्रूटनी करता है, देखता है कि कहाँ तक ये जो है कि काम जो है कि मैंने करना उचित है या नहीं है। और पहले जो है कि आप लोग टेनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज भी आपने सुना होगा, वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत। तो उसमें जो है कि आपका 4-5 पॉइंट है कि वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत है। उसमें आपका कहता है कि कोई भी खर्च करने से पहले तो है कि उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए जैसे कि आप अपने अगर पर्सनल कोई चीज़ अगर आप खरीदने जाते हैं मार्केट में तो पहले आप रेट देखते हैं, देखते हैं कि क्या एकदम के लिए अभी बहुत ही जरूरी है या इसको टाला जा सकता है कि नहीं टाला जा सकता है। अगर बहुत आवश्यकता होती है तो हम लोग उसका रेट बाजार में 2-3 जगह जा करके उस रेट को जांचते हैं और उसके बाद जहाँ हमको कम मिलता है वहाँ से उस चीज़ को खरीदते हैं। उस तरह से किसी भी प्रपोजल को करने के लिए देखा जाता है कि क्या यह काम जो है कि कराना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्या इसके बिना जो है कि अभी इसको इस खर्च को टाला जा सकता है। अगर नहीं टाला जा सकता है उस खर्च को करने के लिए जो है कि हम अपनी सहमति देते हैं। तो उस प्रपोजल को जब इंस्टीट्यूट द्वारा फाइनेंस में भेजा जाता है तो उसमें आपको सबसे पहले वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत आप जान लीजिए क्या है। ठीक है, तो खर्च जो है सबसे पहला जो है कि अवसर की मांग के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने 100 रुपया में कोई काम हो, मैंने जैसे कि
उससे अधिक नहीं पढ़ना चाहिए जितना कि अवसर मांग करे, और हरेक सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले खर्च के संबंध में उसी तरह सावधानी बरतनी चाहिए जिस तरह से वो अपने पर्सनल खर्च को जिस तरह से खर्च करने से पहले सोचते हैं कि क्या ये खर्च करना वाजिब है, क्या ये बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना क्या माने दिक्कत हो सकती है। नहीं तो इस चीज को पहले जो है कि जो भी प्रपोजल भेजा जाता है अकाउंट में, तो इस चीज को देखा जाता है कि कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी जो हमारे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में वॉल्यूम 1 में इसका उल्लेख है, उस चीज को देखते हैं। और हेलो सर, हाँ, ये ईडीपीएम ऑफिस का जो माइक ऑन है उसको थोड़ा साइलेंट करवा दीजिए ना, वो बीच में आवाज आ रहा है कुछ कुछ का। इसमें सर आवाज आ रही ईडीपीएम है। ऑफिस का, हाँ उधर से आ रहा था बीच में, इसीलिए बोले। हो गया साइलेंट, अब ठीक है। ठीक ठीक, ओके, सॉरी सॉरी। तो खर्च करने से पहले जो है कि सबसे पहले हम उस खर्च की जो है कि हम जांचेंगे कि क्या ये खर्च करना उचित है, अवसर के अनुरूप है या नहीं है, या खर्च जो हम कर रहे हैं वो मांग के अनुसार है कि नहीं है। अभी जैसे कि जब तक कि उसमें जो है कि निहित खर्च की रकम नगण्य न हो, रकम का दावा जो है कि अदालत में ना किया जा सके, और खर्च जो है कि मान्य रीति और परंपरा के अनुसार हो, तो सबसे पहले जो भी प्रपोजल हमारे पास एग्जीक्यूटिव द्वारा अकाउंट्स को भेजा जाता है, तो सबसे पहले उसमें हम लोग जो है कि उसका आर्थिमेटिकल जांच करते हैं कि क्या इन्होंने जो भी गुना जोड़ घटाव ये सब किया है वो आर्थिमेटिकल रूप से सही है कि नहीं है। इन्होंने जो भी रेट लिया है प्रपोजल को बनाने के लिए, उस वर्क को करने के लिए जो भी एक्सेप्टेड एलएआर लिया है, वो जो है कि एलएआर की एक कॉपी लगाता है, और वो एलएआर से हम लोग जो है कि वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये जो रेट है इन्होंने सही लिया है और ये वाजिब रेट है, ये सही रेट है। तब जो है कि हम लोग उस पर जो है कि अपना फाइनेंस कंकरेंस देते हैं, और बिना फाइनेंस कंकरेंस के कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि एसओपी में मैंने लिखा हुआ है कि फाइनेंस कंकरेंस आपको लेने की आवश्यकता है, आप फाइनेंस कंकरेंस प्रायर फाइनेंस कंकरेंस यानी किसी भी खर्च करने से पहले जो है कि आपको कंकरेंस की आवश्यकता है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट द्वारा जो है कि प्रपोजल बनाया जाएगा, और प्रपोजल जो है कि वो फाइनेंस में आएगा, और फाइनेंस जो है कि उस प्रपोजल को स्क्रूटनी करता है कि क्या एक खर्च जो है कि वाजिब है, खर्च जो है कि सही माने मान्य रीति और ये के अनुसार हो, कोई खर्च ऐसा तो नहीं कर रहा है जो कि उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको लाभ होता हो। ये सभी चीज़ों को जो है कि हम लोग जांचते हैं, और उसके बाद जो है कि हम लोग अपना माने इंटरनल नोटिंग फाइनेंस में जो है कि पुटअप की जाती है अधिकारी के साथ में, जिसमें कि आप जो उस प्रपोजल को जो भी जांचे हैं, जो भी आपने स्क्रूटनी किया है, उसमें जो भी कोई गलती है या जो भी कमियां हैं, उन सारी चीज़ों को जो है कि अपने जो है कि इंटरनल नोटिंग में हम उल्लेख करते हुए अपने अधिकारी के पास बढ़ाते हैं। कुछ टेक्निकल इशू के चलते वो बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से सेशन कंटिन्यू किया जा रहा है। अशोक सर, आपको आवाज आ रही है ना? अनम्यूट करिए सर अपना। अशोक सर अनम्यूट करिए। हाँ, कर दिए। हाँ अशोक सर शेयर करिए। कर रहे हैं। हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो ये एमएसओ की अभी हम ये शेयर कर रहे हैं कंटेंट, तो उसमें आप देखिए कि पार्ट ए में जो है कि आपका जो है कि वर्क्स मैटर है, ठीक है, और इसमें जो है कि आपका और
देखिए पार्ट ए में जो है कि इंडेक्स है आपका, ठीक है, पार्ट ए में। तो हम लोग जैसे वो उसको जो भी प्रपोजल का जो फाइनेंशियल कंकरेंस देते हैं, तो उसमें जो है कि कुछ कंडीशन होती है, जो हम लोग को कंडीशन करने की कंडीशन के साथ में जो है कि अपना इंटरनल नोटिंग में जो है कि वो सारे कंडीशन को जो है कि हम लोग लिख करके डालते हैं कि किसका सैंक्शन चाहिए। और जैसे कि आप देखिए, आपको शेयर कर रहे हैं अकॉर्डेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ लमसम वर्क एंड आउट ऑफ टर्न वर्क। तो ये जो है कि आपका जो है कि पार्ट ए में पैरा 1 में जो है कि इस चीज़ का उल्लेख है। देखिए आपका वर्क्स प्लान हेड पैसेंजर एम्यूनिटी प्लान हेड 53, ट्रैफिक फैसिलिटी प्लान हेड 16 टैक्स रिन्यूअल। तो इसमें जो है कि आपको देखिए ये पावर दिया हुआ है PHOD CHOD HOD। तो इसमें जैसे हम लोग इंटरनल नोटिंग जो पुटअप करते हैं, तो उसमें हम लोग लिखते हैं सैंक्शन ऑफ ए PHOD CHOD HOD may be obtained in terms of पैरा 1A1। अगर कोई भी माने प्रपोजल जो है कि पैसेंजर एम्यूनिटी से संबंधित है और प्लान है 53, तो इसमें जो है कि PHOD CHOD को जो है कि अप टू जो है कि 2.5 करोड़ रुपया तक का भी माने सैंक्शन करने का उसको पावर है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए DRM को भी अप टू जो है कि 2.5 करोड़ रुपया तक का सैंक्शन करने का पावर है। और उसके बाद देखिए आपको डिविजनल ऑफिसर, एक्स्ट्रा डिविजनल ऑफिसर एंड ऑफिसर इन हेडक्वार्टर, इन लोग को पावर जो है कि मिल दिया हुआ है। तो प्लान हेड, आप पहले प्लान हेड हम आपको बतला दे रहे हैं कि प्लान हेड होता क्या है। प्लान हेड जो है कि आपका प्लान हेड 11, जो कि आप अगर कोई न्यू लाइन, नया लाइन कहीं बिछाने आप जा रहे हैं, तो प्लान हेड 11 में जो है कि इस प्रपोजल को जो है कि एक पोर्टल है IRPSM, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन मैनेजमेंट, जो कि इस पोर्टल पर जो है कि प्लान हेड का जो भी प्रपोजल रहता है, जो माने आपका प्लान हेड 11, 12, 13, 14, 15 जो कि कैपिटल नेचर का खर्च है, कैपिटल नेचर का खर्च है, जो कि आपको तो IRPSM पर जो है कि इस प्रपोजल को जो है कि इंस्टीट्यूट द्वारा डाला जाता है। और इसको जो है कि हम लोग फाइनेंस द्वारा जो है कि स्क्रूटनी किया जाता है कि वो जो IRPSM पोर्टल पर जो प्लान हेड का प्रपोजल रहता है, वो एक तरह से समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट रहता है, जिसमें कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट माने एक मोटा मोटी खांचा कि इतना खर्च होगा, तो उसको जो है कि उस पर डालता है। और उसको जो है कि हम लोग फाइनेंस द्वारा चेक किया जाता है, और उसको जो है कि फिर नोट, इंटरनल नोट पुटअप करके अधिकारी से जो है कि अपने अधिकारी के पास माने उसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं। अगर अधिकारी द्वारा उस प्रपोजल को कुछ कंडीशन भी इसमें हम लोग डालते हैं, जैसे कि कंडीशन डालते हैं कि जैसे जो भी आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें किसका सैंक्शन लगेगा और किस पैरा के तहत, किस मैटर के तहत, माने पार्ट ए के तहत, या जो भी है, पार्ट ए जो हो गया आपका वर्क्स मैटर हो गया, पार्ट बी मेडिकल मैटर हो गया। तो प्लान हेड वाला जो भी प्रपोजल आता है वो वर्क्स मैटर से संबंधित होती है। तो प्लान हेड 11, 12, 13, 14, 15, 11 आपका न्यू लाइन से संबंधित हो गया। 12 जो है कि परचेज ऑफ न्यू लाइन हो गया, नया लाइन अगर आप खरीद रहे हैं। तो प्लान हेड 12 में उस प्रपोजल को जो है कि IRPSM पर जो है कि एग्जीक्यूटिव द्वारा प्रोसेस किया जाता है। प्लान हेड 13 जो है कि रिस्टोरेशन और डिसमेंटल लाइन, बाढ़ या कुछ भी माने बाढ़ से जो है कि जो मेरा लाइन बना हुआ था वो डिसमेंटल हो गया,
उसको तुरंत जो है कि हमको रीस्टोर करना है। तो वो सब जो प्रपोजल जो है कि प्लान हेड 13 में जो है कि रीस्टोरेशन ऑफ डिसमेंटल लाइन के लिए डालेंगे। गेज कन्वर्सन, जैसे कि कोई जो है कि मीटर गेज का या नैरो गेज का रेलवे लाइन है, उसको जो है कि हमको कन्वर्ट करना है ब्रॉड गेज में। तो इसको जो है कि गेज कन्वर्सन के लिए प्लान हेड 14 में जो है कि इस प्रपोजल को इंस्टीट्यूट द्वारा डाला जाएगा। डबलिंग का कोई काम है, जैसे कि सिंगल लाइन है उसको डबलिंग करना है, तो वो जो है कि प्लान हेड आपका 15 है। ट्रैफिक फैसिलिटीज जो है, जो ट्रैफिक फैसिलिटीज जैसे कि कोई हॉल्ट स्टेशन है, हॉल्ट स्टेशन को जो है कि आप स्टेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, या वहाँ पर जो है कि आपको कोई यार्ड बनाना है, कुछ माने लाइन के ढांचा में परिवर्तन करना है। तो ये सब के लिए जो है कि ट्रैफिक फैसिलिटीज में बढ़ोतरी के लिए जो है कि प्लान है 16 में उस प्रपोजल को डालेगा। कंप्यूटराइजेशन का कोई भी वर्क है, जैसे बहुत मास लेवल पर कंप्यूटराइजेशन करना है, तो उसको जो है कि प्लान हेड 17 में वो डालता है। तो आप IRPSM, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन मैनेजमेंट, तो इस पोर्टल पर जो है कि हम लोग फाइनेंस द्वारा जो है कि उस प्रपोजल का स्क्रूटनी किया जाता है, और इंटरनल नोटिंग में जो है कि हमारा स्टिपुलेशन कुछ रहता है, जो कि एग्जीक्यूटिव अगर उस माने शर्त को अगर मानता है तो ही आप एक काम को कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करेंगे। तो स्टिपुलेशन जो है कि आप अपने प्रपोजल में जो भी कमी है, जो भी उसमें कमी है, इस सारी चीज़ों को जो है कि उसमें जो है कि स्टिपुलेशन में हम लोग डालते हुए जो है कि उस चीज़ को करते हैं। अगर कोई प्रपोजल हमारे पास आया जो कि उसमें ना कोई LAR दिया हुआ है, आपने रेट कहाँ से लिया, क्वांटिटी आपने कैसे आप इसको जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं तो क्वांटिटी, जैसे कि हमको सीमेंट चाहिए 50 बोरा, तो आपने क्वांटिटी को कैसे एज्यूम किया, इसका भी कोई आधार होना चाहिए। आपने छड़ के लिए कि इतना छड़ लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना गिट्टी लगेगा, इतना बालू लगेगा, तो वो सब क्वांटिटी जो है कि आपको जो है कि सब वो दिखता है, और उसका रेट जो है LAR से लास्ट एक्सेप्टेड रेट जो रहता है, उस रेट को वो लोग लेता है। और अगर उस रेट से हट करके कोई रेट दूसरा लेता है तो उसके लिए जो है कि इंस्टीट्यूट जो है कि उसको जस्टिफाई करता है कि हमने ये रेट लिया है, क्योंकि 5 साल पहले जो है कि सीमेंट का रेट जो है कि 100 रुपया था, 5 साल बाद जो है कि सीमेंट का रेट जो है कि अभी हम 150 रुपया ले रहे हैं। तो उसके लिए प्राइस इंडेक्स है, वो जो आपका RBI इंडेक्स है, तो आपका उसमें 3 कंपोनेंट होता है, आपका मटेरियल, फ्यूल, और एक और मैं भूल रहा हूँ वो कंपोनेंट होता है। तो उसमें RBI इंडेक्स में मटेरियल पर कितनी बढ़ोतरी हुई 5 साल में, वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। उसी अनुसार जो है कि इंस्टीट्यूट जो है कि उसको जस्टिफाई करता है कि 4 साल पहले जो है कि 100 रुपया जो है एक सीमेंट बोरा का दाम था, अभी जो है कि 150 रुपया जो हम ले रहे हैं। तो RBI का इंडेक्स जो है कि 5% का उसमें बढ़ोतरी जो है कि मटेरियल पर जो है कि हुई है 5 साल के अंदर में, तो उसको जो है कि जस्टिफाई करता है। तब हम लोग उस चीज़ को जो है कि मानते हैं और उसको जो है कि सही करते हैं, सही मानते हैं, और उसको जो है कि आगे जो है कि अपने इंटरनल नोटिंग में जो है कि उस चीज़ को जो है कि हम लोग कि आप जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो जो है कि क्वांटिटी जो है कि बेयर मिनिमम होना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। कि आपको कहीं 50 बोरा सीमेंट का ज़रूरत है, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि 100 बोरा सीमेंट आप ले करके उसको स्टोर कर लें और वो जो है कि बाद में ख़राब हो जाए और रेलवे का जो है कि पैसा जो है कि बर्बाद हो जाए। तो उसको माने ज़रूरत के अनुसार ही आप उस माने क्वांटिटी को जो है कि बेयर मिनिमम माने आवश्यकता के अनुसार ही आप क्वांटिटी आप दीजिए,
उससे अधिक नहीं दीजिए। फिर जो है कि अगर आपको फिर और अधिक क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी तो फिर जो है कि आप जो है कि उसको बाद में जो है कि आप प्रोक्योर कीजिए। तो इस घर से ये भी हो सकता है, मेरा कंप्यूटर है ना यहाँ पे बैठा हुआ बेचारा। तो हम लोग जो भी माने प्रपोजल जो कंकर्ड करते हैं ऑनलाइन तो डॉक्टर उसमें स्टिपुलेशन डालते हैं और स्टिपुलेशन जैसे हमने अपने इंटरनल नोटिस में स्टिपुलेशन को डाला, हमने अपने अधिकारी के पास पुटअप किया। अधिकारी जो है कि मेरे स्टिपुलेशन से अगर सहमत हो गए, अगर उनको कुछ लगता है कि कुछ और कोई कमियां रह गई हैं जो कि सेक्शन द्वारा जो है कि इस चीज को नहीं लिखा गया है, तो अधिकारी जो है कि उसमें जो है कि अपना स्टिपुलेशन भी वो डालते हैं। ये स्टिपुलेशन भी इस प्रपोजल में आप डालिए। और उसके बाद जैसे कि वो अगर कोई प्रपोजल जो कि जेजी की कॉम्पिटेंसी में है, जेजी जो है कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारी जो है उस प्रपोजल को अगर सैंक्शन करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो जो है कि हमारे के यहाँ 2 लेवल नीचे जो है कि उस प्रपोजल को जो है कि अप्रूवल दिया जाता है। जैसे कि जेजी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उस माने प्रपोजल को जो है कि सैंक्शन करने के लिए, तो हमारा जो इंटरनल नोटिंग फाइनेंस द्वारा जो बढ़ाया गया है उसका अप्रूवल जो है कि 2 स्टेज नीचे मतलब सीनियर स्केल अधिकारी द्वारा जो है कि उस प्रपोजल को जो है कि अप्रूव किया जाता है। और जब वो प्रपोजल को अप्रूव करके फिर वो हमारे पास आ जाएगी, फिर हम उस प्रपोजल का जो भी है वो सब कुछ जो भी स्टिपुलेशन डाले थे और अधिकारी ने जो भी एक्स्ट्रा स्टिपुलेशन डाला वो सारी स्टिपुलेशन को हम डालते हुए जो है कि उस प्रपोजल को जो है कि कंकर्ड कर देते हैं और एग्जीक्यूटिव को जो है कि एक लेटर दे देते हैं कि हाँ आपके जो प्रपोजल था जो आपने ये काम करने के लिए हमको प्रस्ताव भेजा था उस प्रस्ताव से हम सहमत हैं और इस प्रस्ताव में जो सहमति हमारे द्वारा जो प्रदान की गई है उसमें जो है कि कुछ कंडीशन है जो कि निम्न है। आप अगर इस कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस काम को करें, अगर नहीं करते हैं तो मेरा कंसर्न जो है कि इनवैलिड है। अगर आप मेरे इस स्टिपुलेशन से सहमत हैं तो आप इस काम को करें। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि एग्जीक्यूटिव के पास जैसे ही जो प्रपोजल जाता है तो जिसमें जिसकी कॉम्पिटेंसी हम दिए हुए रहते हैं उस अधिकारी के पास में जो है कि पुटअप करता है और उस अधिकारी से जो है सैंक्शन लेता है। और हमारे जितने भी सारे स्टिपुलेशन डाले हुए हैं दिए गए थे फाइनेंस के द्वारा उन सारे स्टिपुलेशन का जो है कि वो जवाब जो है कि अपने अधिकारी जिनके पास सैंक्शन के लिए उस प्रपोजल को पुटअप करता है एग्जीक्यूटिव, वो सारी स्टिपुलेशन को जो है कि वो लोग जो है कि एग्जीक्यूटिव के माने ऑफिस है उसके द्वारा उनके द्वारा जो है कि मेरे फाइनेंस द्वारा जितने सारे स्टिपुलेशन दिए गए हैं वो सारे स्टिपुलेशन को वो जो है एग्री करता है और एग्री करने के बाद में वो सैंक्शन के लिए अपने अधिकारी के पास पुटअप करता है और अधिकारी वो देखता है कि हाँ जो भी फाइनेंस द्वारा स्टिपुलेशन दिया गया है हमारे ऑफिस द्वारा जो है कि उस स्टिपुलेशन को जो है कि मान लिया गया है, तब जो है कि वो अधिकारी सैंक्शन करते हैं और सैंक्शन करने के बाद में मेमोरेंडम निकाला जाता है, ज्ञापन निकाला जाता है और उस ज्ञापन की एक कॉपी जो है कि फाइनेंस में जो है कि भेजी जाती है कि आपने जो फाइनेंस कंकरेंस दिया था उसका जो है कि मेमोरेंडम जो है कि हमारे अधिकारी ने इस प्रपोजल को इतने और जो भी प्रपोजल जो रहता है एक चीज कोई भी प्रपोजल में जो है कि फाइनेंशियल वैल्यू जरूर रहेगी, बिना वैल्यू की कोई भी प्रपोजल कंकरेंस नहीं दी जाती है। जब तक आप वैल्यू नहीं बतलाएंगे कि हम इतने का काम करने जा रहे हैं, बिना वैल्यू का तो कोई प्रपोजल मानी ही नहीं। आप कितने का काम कर रहे हैं आप हमसे बस केवल काम के लिए ले लीजिए और काम में कितना पैसा लगेगा। हम जो है कि कंकरेंस जो देते हैं
वो जो है कि वैल्यू का देते हैं कि इस माने काम को एग्जीक्यूटिव द्वारा जो किया जा रहा है उसमें जो है कि इतने पैसे निहित है, इतने पैसे खर्च होने जा रहे हैं, जो कि रेलवे के माने रेलवे का जो माने जो है पैसा वो जो है कि इस कार्य में खर्च होने जा रहा है। तो वो मेमोरेंडम जो है कि मेमोरेंडम की एक कॉपी जो है कि हम लोग को भी देते हैं, फाइनेंस को देते हैं, और उसका जो है कि ये करते हैं। इसी तरह से जो है कि वेटिंग ऑफ एस्टिमेट भी रहता है, प्रपोजल रहता है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि IRPSM पर एग्जीक्यूटिव द्वारा वर्क से संबंधित प्लान है, माने प्लान है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कंप्यूटराइजेशन हो गया, 18 जो है कि रेलवे रिसर्च हो गया, 21 जो है कि रोलिंग स्टॉक से संबंधित हो गए, 29 जो है कि रोड सेफ्टी वर्क, लेवल क्रॉसिंग पर अगर कोई आप संरक्षा संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं तो वो प्लान है 29 में जो है कि वो आपको IRPSM पर वो प्रपोजल को डालता है। प्लान है 30 जो है कि आपको रिलेटेड है रोड सेफ्टी वर्क्स, ROB, रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, ROB, RUB, रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज। इसी तरह से प्लान है 31 जो है कि ट्रैक रिमूवल से, 32 जो है कि ब्रिज वर्क, टनल वर्क एंड अप्रोचेस का जो है कि कोई भी वर्क करने जा रहे हैं तो आप उससे प्लान है 33 SNT वर्क्स है। प्लान है 35 इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रिफिकेशन का जो भी कार्य किया जाएगा तो वो जो है कि प्लान है 35 में जो है कि इस प्रपोजल को जो है कि IRPSM पर एग्जीक्यूटिव द्वारा प्रपोज किया जाएगा। उस प्रपोजल को फाइनेंस द्वारा जो स्क्रूटनी किया जाता है कि रेट और क्वांटिटी जो इन्होंने लिया है, और एक होता है DNG चार्जेज, जो कि DNG चार्जेज डिपार्टमेंटल एंड जनरल चार्जेज होती है, जो कि आप उसमें दो कंपोनेंट है DNG चार्जेज में। एक जो है कि इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित खर्च है, एक जो है कि दूसरा कंपोनेंट जो है कि अदर देन इस्टेब्लिशमेंट। तो जैसे आप सुने होंगे कि वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट किया गया, वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट किया जाता है, तो वर्क चार्ज पोस्ट जो क्रिएट किया जाता है, तो जैसे DNG चार्जेज में इस्टेब्लिशमेंट का खर्च होता है, तो इस्टेब्लिशमेंट का खर्च जैसे कि कोई भी कार्य प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, हमको जो है कि स्टोर बनाना होगा, वहाँ पर चौकीदार रखना होगा मटेरियल की सुरक्षा के लिए। RPF को हो सकता है कि डिप्यूट करना पड़े कि रेलवे मटेरियल की सुरक्षा को रखने के लिए। उसी तरह से किसी प्रोजेक्ट पर DA का नाम आपने सुना होगा, डिविजनल अकाउंटेंट। तो ये सब पोस्ट जो है कि आपका वर्क चार्ज पोस्ट होता है। वर्क चार्ज पोस्ट जो टाइम बीइंग किसी वर्क को करने के लिए जो है कि उसको जो है कि हमारा DA जो है कि 3 साल 4 साल या प्रोजेक्ट की अवधि के टाइम के लिए जो है कि वहाँ पर DA डिप्यूट किया जाता है, तो उनका खर्च जो है कि उस DNG चार्जेस जो IRPSM प्रपोजल में जो उन्होंने DNG चार्जेस, ये DNG चार्जेस जो है कि हर एक साल जो है कि रिवाइज होता है, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो है कि DNG चार्जेस से संबंधित जो है कि आपको ये रहता है। तो उसमें जो है कि आपका न्यू लाइन से संबंधित अगर कोई प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं तो उसमें DNG चार्जेस कितनी लगेगी वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। वो है, वो एक ये है कि न्यू लाइन से संबंधित अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो DNG चार्जेस कितना परसेंटेज DNG चार्जेस लगेगी, तो ये सब है। उसी तरह से अगर आपका रोड सेफ्टी वर्क करने जा रहे हैं, SNT का वर्क करने जा रहे हैं, तो हर एक का जो है कि DNG चार्जेस अलग अलग जो है कि
किस टाइप का वर्क है, एसएनटी का वर्क है, तो उसमें डीएनजी चार्जेस कितना लगेगा। इस्टेब्लिशमेंट का अलग उसमें दिखलाता है कि इस्टेब्लिशमेंट में आरपीएफ का दिखलाता है, अकाउंट्स का दिखलाता है, पर्सनल का दिखलाता है, कितना परसेंट जो है कि उसमें 0.25 एज्यूम कीजिए, माने जैसे कि अकाउंट्स का जो है कि 0.25% जो है कि जितना का वो प्रोजेक्ट काम होने जा रहा है उसमें 0.25% का जो है कि अकाउंट्स का जो है कि खर्च रहेगा। तो डीएनजी चार्जेस जो है कि जैसे कोई पोस्ट वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट किए हम, तो जैसे डीए हम वहाँ पर डिप्यूट कर रहे हैं, तो उनका जो है कि जो सैलरी जो खर्च होगी तो वो जो है कि डीएनजी से ही, जो डीएनजी में जो 0.25% जो भी वैल्यू आएगी उसी से उसको जो है कि हम लोग वो माने सैलरी को जो है कि चार्ज करते हैं। तो ये हो गया। और ये जो वर्क चार्ज पोस्ट है इसका हर एक साल रिन्यूअल होता है। इसका भी प्रपोजल जो है कि इंस्टीट्यूट द्वारा जो है कि प्रपोजल जो है कि बनाया जाता है और फाइनेंस में भेजा जाता है, और फाइनेंस जो है कि उसको जो है कि कंकर्ट करता है और उसको जो है कि सहमति अपना देता है कि ये वर्क चार्ज पोस्ट के लिए जो है कि इतना पोस्ट अकाउंट्स का, आरपीएफ का, हर एक डिपार्टमेंट का वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट होता है। जैसा ज़रूरत होता है उस अनुसार से लोग क्रिएट करते हैं और उसका हर एक साल जो है कि वो रिन्यूअल होता है। बिना रिन्यूअल का जो है कि आप वर्क चार्ज पोस्ट को जो है कि आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक कि आप उस वर्क चार्ज पोस्ट को जो है, वर्क चार्ज पोस्ट का जैसे डीए का पोस्ट है तो उस डीए का जो पोस्ट है तो साल भर में उस डीए को सैलरी के रूप में जो हमको खर्च होगी उसका पूरा वो लोग निकालता है और उसको जो है कि फाइनेंस में भेजता है कि इतना का खर्च जो है कि डीए के रूप में जो वहाँ पर वर्कशॉप पोस्ट जो काम कर रहा है उसको जो है कि उसको भेंट कराता है, कंकट कराता है। और अगर नहीं इसको कंकट कराएगा तो वो आगे जो है कि उस तरह का फिर जो है कि उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो ये है आपका। और अशोक सर एक रिक्वेस्ट था, ये जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं इसको जब प्लस करके थोड़ा सा जूम कर देंगे तो थोड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। कौन वाला सर? वो बोल रहे हैं ना कि जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, हाँ उसको प्लस प्लस करिए ना, वो थोड़ा स्क्रीन पे बड़ा दिखने लगेगा, थोड़ा छोटा दिख रहा है। अच्छा अच्छा कर देना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करिए, अभी इसमें सेंटर में कर दीजिए, इधर वाला को बंद कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं अब ज्यादा हो गया। लेफ्ट साइड में क्लिक करिए ना, इसको डबल क्लिक करिए तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, फुल स्क्रीन आ जाएगा। हाँ सेंटर में डबल क्लिक करिए। अच्छा चलिए ठीक है, रहने दिए, ठीक है रहने दिए, ठीक है रहने दिए। उसी तरह से जैसे इम्प्रेस के संबंध में भी बता रहे हैं कि किसी भी ऑफिस को माने किसी भी ऑफिस में खर्च जो है कि जो कि अनफोर्सिन खर्च है, जैसे कि आपका स्टेशनरी इम्प्रेस, हर एक ऑफिस में जो है कि इम्प्रेस सेंक्शन किया हुआ रहता है जो कि 1 साल के लिए जो है कि वो इम्प्रेस जो है कि दिया हुआ रहता है और हर एक साल जो है कि उस इम्प्रेस को जो है कि रिन्यूअल कराया जाता है। और रिन्यूअल जो कराया जाता है
तो उसमें जैसे कि 12 महीने में आपने जो भी खर्च किया, हर एक महीने में कितना आपने खर्च किया, वो सारा डिटेल जो है कि स्कूटी द्वारा दिया जाता है। और स्कूटी द्वारा कभी-कभी जो है कि इनहेंस का भी प्रपोजल दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी ऑफिस में इंटरेस्ट जो है कि 4000 का इंटरेस्ट सैंक्शन है, तो उस स्कूटी द्वारा जो है कि उसको लग रहा है कि नहीं 4000 से मेरा काम नहीं चल रहा है, तो इन्हेंसमेंट के लिए दिया जाता है, तो 4 से 5000 6000। तो इंटरेस्ट का जो भी प्रपोजल हमारे पास आता है, तो हम उसको जो है कि 12 महीने में आपने जो खर्च किया उसको हम देखते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं कि आपने 12 महीना में, किसी महीना में मानते हैं कि 4000 का आपका इंटरेस्ट सैंक्शन है, आप जो है कि किसी महीने में 2000 खर्च किए, किसी महीने में 4000 आपने खर्च किया, तो एक एवरेज निकालते हैं कि एवरेज जो है कि आपका 12 महीना का खर्च जो है ये आपका इतना ही आ रहा है। और आप अगर इन्हेंसमेंट के लिए देता है, तो इन्हेंसमेंट को जो है कि हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, क्या इसको ज़रूरत है, इसका जो है कि मंथली एक्सपेंडिचर जो है कि एवरेज जो खर्च ये स्कूटी द्वारा किया गया है, वो जो है कि माने सही है, एवरेज सही आ रहा है। कोई ऐसा खर्च तो इन्होंने नहीं किया जिसके लिए कि एसओपी में अलग से उसका जो है कि खर्च के लिए जो है कि प्रावधान किया गया है, और इन्होंने खर्च जो है कि किसी इस चीज़ के लिए किया है, फैंसी आइटम को खरीदने के लिए, पर्दा को खरीदने के लिए। तो वो जो ब्यौरा जो देते हैं, खर्च का जो ब्यौरा देते हैं, तो उसमें वो पूरा डिटेल देते हैं कि मेरा क्या क्या में खर्च हुआ है। उस चीज़ को जो है कि हम लोग स्क्रूटनी करते हैं। और अगर कोई ऐसा खर्च जो कि हमारे अनुसार जो है कि आपने एक खर्च सही नहीं किया है, ये एक खर्च जो है कि इंटरेस्ट से नहीं होनी चाहिए कि आपने इस खर्च को इंटरेस्ट से किया है, तो उसके लिए हम लोग जो है कि उनसे कारण पूछते हैं। अगर कारण से अगर सेटिस्फाई अगर हो जाते हैं, तो फिर हम उसको जो है कि डिनाई कर देते हैं। अन्यथा जो है कि हम उस खर्च को जो है कि आगे आप इस खर्च को जो है कि नहीं करेंगे, और ये जो है कि आपने जो खर्च किया है एक गलत खर्च किया है, ये इंटरेस्ट से खर्च नहीं होना चाहिए था। इसको जो है कि फ्यूचर में जो है कि आप इस तरह की जो है कि नहीं करेंगे, और हम इस खर्च को जो है कि मान्य नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है कि बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं जो कि इंटरेस्ट से फैंसी आइटम जैसे कि नहीं आपको खरीदनी है, आपको जेरोक्स पेपर ये सब जो है कि सब रेलवे सप्लाई है, तो कहीं आप तो बाहर से जेरोक्स पेपर तो आपने नहीं खरीदा, स्टेशनरी जो कि आपको रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप जो है कि ऑफिस खर्च में जो है कि आपने बाहर से खरीद करके जो है कि उसको मैनेज करने के लिए जो है कि आप अपने इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए जो है कि खर्च को जो है कि अनाप शनाप जो कि खर्च नहीं होनी चाहिए उसको आप तो नहीं दिखला रहे हैं। इस तरह की जो है कि सारी स्थिति की जाती है। और अभी IRPSM पर जो भी प्रपोजल है वो जो है कि 2018 या शायद 2018 से जो है कि नया वर्क एक चालू हुआ, नया नाम है अम्ब्रेला वर्क, तो कि आप लोगों ने भी सुना होगा या नहीं सुना होगा। फाइनेंस में जिन लोगों ने काम किया होगा तो अम्ब्रेला वर्क का नाम जरूर सुना होगा। और अम्ब्रेला वर्क ये जो है कि जैसे कि अभी 21-22 चल रहा है, तो 21-22 में जो भी माने प्लान हेड माने जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये सारे जो प्रपोजल हैं जो कि आपको इसमें आपको मैंने दिखाया, इसमें आपको हाँ, इसमें जैसे कि अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपको कि पैसेंजर एमिनिटीज प्लान है 53,
जो है कि टू अकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू लमसम वर्क प्लान हेड। तो आपको जो है कि प्लान हेड 53, ट्रैफिक फैसिलिटी प्लान हेड 16 और ट्रैक नहीं सॉरी पैसेंजर एमिनिटी 53 और 53 तो इसमें जो है कि PHOD CHOD को जो है कि 2.5 करोड़ तक का ही जो है कि पावर आपको दिया हुआ है। और इससे अगर इस प्लान हेड में जैसे कि कोई प्रपोजल है मेरा 11 करोड़ का है, 10 करोड़ का है या 2.5 करोड़ से ऊपर का प्रपोजल है, तो ऐसे प्रपोजल को जो है कि हम लोग जो है कि चूँकि PHOD CHOD और GM साहब को भी 2.5 करोड़ तक का जो है कि प्रपोजल को जो है कि प्लान हेड से संबंधित जो है कि माने पावर दिया गया है। तो ऐसे प्रपोजल को जो है कि हम लोग जो स्टिपुलेशन जो डालते हैं तो उसमें जो है कि हम लोग लिखते हैं स्टिपुलेशन में कि माने रेलवे बोर्ड का जो है कि सैंक्शन लिया जाए इसमें थ्रू माने GM के कोई भी प्रपोजल जो कि रेलवे बोर्ड के कॉम्पिटेंसी में आती है तो उसको जो है कि GM साहब के ही थ्रू जो है कि रेलवे बोर्ड भेजी जाती है, ना कि डायरेक्ट जो है कि एग्जीक्यूटिव जो है कि रेलवे बोर्ड भेज देंगे। उसके लिए जो है कि GM साहब से माने कंसेंट ले करके ही उस प्रपोजल को जो है कि रेलवे बोर्ड भेजा जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा जब उसको उस वर्क को जो है कि सैंक्शन कर दिया जाता है तो उसको जो है कि पिंक बुक, नाम आपने सुना होगा पिंक बुक, तो हर एक जोनल रेलवे के लिए जो जैसे कि 21-22 का जो वर्क है तो 21-22 में जो भी प्लान हेड का प्रपोजल जो कि रेलवे बोर्ड की कॉम्पिटेंसी के लिए बोर्ड को भेजा गया है और बोर्ड द्वारा जो है कि उसको जो है कि सैंक्शन कर दिया जाता है, तो ये वर्क जो है कि हमारा जो वर्क जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा सैंक्शन हो गया ये रिफ्लेक्ट होता है पिंक बुक में। तो पिंक बुक जो है कि हर एक जोनल रेलवे का अलग अलग जो है कि पिंक बुक जो है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो है कि उसको पब्लिश किया जाता है, जिसमें कि हमारा न्यू वर्क जो कि 21-22 में जो नया वर्क सैंक्शन हुआ और जो कि हमारे माने जोनल लेवल पर जो ये हुआ वो सारी वर्क जो है कि उस पिंक बुक में रिफ्लेक्ट होती है और आपको जो है कि वो नेक्स्ट ईयर जो है कि उस पिंक बुक में जो है कि ये सारी वर्क जो भी माने रेलवे बोर्ड की कॉम्पिटेंसी में सैंक्शन हुआ या जोनल लेवल पर जो सैंक्शन हुआ ये सारी चीज़ें जो है कि उस पिंक बुक में जो है रिफ्लेक्ट होती है और एग्जीक्यूटिव द्वारा जो भी प्रपोजल जो भेजा जाता है जो ये अभी जो IRPSM पर हमने बताया कि प्लान हेड जो रेलवे बोर्ड द्वारा जो है कि सैंक्शन किया गया, तो ये जो है कि एक तरह से आप इसको कहिए कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो कि जो माने हम जो खर्च करने जा रहे हैं इसके लिए जो है कि प्रशासनिक अनुमति जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट में माने इतना खर्च होगा, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है कि रेलवे बोर्ड द्वारा लिया गया और रेलवे बोर्ड द्वारा सैंक्शन किया गया। और इसके बाद जो है कि एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट के बाद में जो है कि डिटेल एस्टिमेट आती है हमारे पास में फिर भेंट होने के लिए फाइनेंस में। तो डिटेल एस्टिमेट जो हमारे पास में भेंट होने के लिए आती है तो उसमें जो है कि IRPSM द्वारा जो भी हमारा वर्क सैंक्शन हुआ और पिंक बुक में पिंक बुक आइटम नंबर द्वारा जो है कि रिफ्लेक्ट होता है उसको कनेक्ट करता है। डिटेल एस्टिमेट में वो लिखता है एग्जीक्यूटिव कि पिंक बुक नंबर सपोज कीजिए 100 नंबर,
तो और वो ईयर देता है कि इस ईयर में जो है कि थिंक बुक में इतना नंबर में जो है कि ए वर्क जो है कि इतने अमाउंट जो भी माने अमाउंट जो माने ये वर्क जो है कि जो सैंक्शन हुआ वो अमाउंट जो है कि उसमें रिफ्लेक्ट होता है, तो वो उसमें दिखलाता है, कनेक्ट करता है कि ये जो है कि वर्क जो है कि IRPSM में जो है कि द्वारा जो है कि ये प्रपोजल जो है कि भेंट हो चुका है और पिंक बुक में ये जो है कि वर्क जो है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इसमें जो है कि सैंक्शन अमाउंट जो है कि पिंक बुक में आप देखेंगे, अभी तो हमारे पास है नहीं, कि पिंक बुक में जो है कि सैंक्शन अमाउंट वो लिखा हुआ रहता है कि इस वर्क के लिए जो है कि सैंक्शन अमाउंट जो है कि इतना जो है कि किया गया और उस ईयर के लिए जो है कि खर्च करने के लिए जो है कि लेआउट दिया हुआ रहता है। लेआउट मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि 20 करोड़ का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हम 20 करोड़ रुपया जो है कि एट ए टाइम जो है कि उस प्रोजेक्ट के लिए माने प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि रेलवे के पास में सीमित संसाधन है और उस सीमित संसाधन में ही हमको जो है कि सब वर्क की माने अर्जेंसी को देखते हुए जो है कि हमको उस वर्क को करना है। तो कौन सी वर्क कितनी अर्जेंट है नहीं है वो जो है कि रेलवे बोर्ड जो है कि डिसाइड करता है और उसी अनुसार जो है कि उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है कि लेआउट देता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है कि आपको इतना खर्च करने की अनुमति दी जाती है, इससे ज़्यादा जो है कि आप इस प्रोजेक्ट पर अभी आप खर्च नहीं करेंगे। सैंक्शन अमाउंट वो पूरा दिखाया हुआ रहता है और उसी तरह से फिर जो है कि जैसे पिंक बुक में आपको नया वर्क जो इंक्लूड हुआ वो आएगा, जो वर्क हमारा पीछे 3-4 साल से चलती आ रही है वो सारी जो है कि उसमें रिफ्लेक्ट होती है और उसमें जो है कि जो पीछे जो वर्क जो 3-4 साल से हमारे पास अभी कंटिन्यू हो रही है तो उसमें जो है कि रहता है कि सैंक्शन अमाउंट इतना था, अब तक के इतना खर्च हो चुका है इस प्रोजेक्ट पर और इस साल के लिए जो है कि आपको लेआउट इतना दिया गया है, इतना खर्च करने की अनुमति दी गई है। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव जो है कि प्रपोजल को जो है कि बढ़ाता है और उसको जो है कि हम लोग जो है कि उससे पिंक बुक से कनेक्ट करते हैं कि पिंक बुक में कितने का जो है कि ये वर्क जो है कि सैंक्शन हुई थी और कितना लेआउट इसको मिला है, कितना खर्च करने का मिला है। लेआउट अगर 1 करोड़ ही मिला है और ये आपको डिटेल एस्टिमेट जो है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट तो आपको लमसम हो गया कि एक खाका हो गया जिसे मैंने इतना खर्च हुआ। डिटेल में पूरे वो माने डिटेल में माने पूरी माने ए में जाता है कि अशोक सर सॉरी थोड़ा आपको रोकेंगे, मीटिंग का टाइम चूंकि ओवर हो रहा है तो थोड़ा सा उसको टाइम को ध्यान रखते 2-3 मिनट का सेशन रख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर का और फिर अन्य तो नेक्स्ट सेशन में किया जाए और फिर आगे फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर सर कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आधा घंटा तक फिर चल सकता है, नहीं अदरवाइज इसको कल कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे क्या कुछ आने तो 2 मिनट में समराइज किया जाए सर। ठीक है सर, हम समराइज कर दिए। कोई ठीक, अगर पूछना चाहते हैं तो पूछे। ठीक हेलो हेलो हाँ सर। हाँ कुछ मैंने पूछना क्या? नहीं आज कुछ पूछना नहीं, अब रहने दीजिए सर, दूसरे दिन पूछा जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो फर्स्ट सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अशोक सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आए समय दिए अपना। थोड़ा सा सर आपका साउंड का क्वालिटी काफी डाउन चल रहा था, बहुत कम सुनाई पड़ रहा था, इसलिए बहुत लोग लेफ्ट भी कर गए, तो थोड़ा सा उसको मेंटेन रखिए। अगर 3 तारीख को तो आप 100% प्रयास करिएगा कि पहुंच ही जाइए। यहाँ का बात दूसरा होता है ना, यहाँ पर आपको मेरी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई पड़ रही होगी बट आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही कम। आप दूसरे से भी फीडबैक ले सकते हैं, आप अपने सेक्शन के भी अगर कुछ लोग हों तो उनसे पूछ ले भाई आवाज कैसा आ रहा था,
पता चल जाएगा, साउंड का इश्यू आता है, एक बार उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पहुंचे। डर सबको है, प्रिकॉशंस के साथ रहना है। आप अपने मोटरसाइकिल से चले आइए, कहीं आपको टच नहीं करना है, सिर्फ एक कुर्सी पर आके बैठना है और